हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री एकेडमी। आप लोगों की तैयारी जो है वो अच्छी चल रही होगी। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ सैम्पल पेपर गिवन बाय आईआईटी कानपुर फॉर जेईई एडवांस 2025। तो मेरे हिसाब से पेपर ऑलमोस्ट अच्छा ही है और कई पास्ट ईयर क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट ही लेके पेपर को बनाया गया है। बट स्टिल सम की करेक्शंस और कुछ मिसिंग है एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में, मैंने फाइंड आउट किया। तो चलिए उसको डिस्कस करते हैं, स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर 1। तो जो पहला पार्ट है सेक्शन 1, 12 मार्क्स का है। इसमें 4 क्वेश्चंस हैं एंड इट इज़ सिंगल करेक्ट। मार्किंग आपको दिख ही रही है। नेगेटिव मार्क्स जो हैं वो -1 है और पॉजिटिव मार्क्स जो हैं वो +3 है। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम सॉलिड स्टेट। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लिया है इन्होंने, काफ़ी कॉन्सेप्ट्स को यूज़ किया है। दे हैव मिक्स्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑल्सो हियर। So let us see that the element manganese and oxygen form a crystalline compound P. The compound P is composed of cubic unit cell. Each corner and face center of the cubic unit cell is occupied by oxide ions, whereas the body center and edge center of the cubic unit cell is occupied by the manganese ions. The incorrect statement about P is, so the compound is P, and we have to find out that which of the following statement is incorrect. तो हमें incorrect statement जो है वो find out करनी है। तो the first is P is a basic oxide. So first we find out the formula, right? So we are saying that the number of oxide ions or the number of oxygen atoms per unit cell, because it is FCC with respect to oxygen atom. So number of oxygen atom per unit cell will be 4. And then they are saying that the manganese atoms or manganese ions occupy the body center and the edge center. The contribution of edge center is 1/4. There are 12 edges, so 12 into 1/4 will be 3, and body center ka contribution 1. So we'll find out that the number of manganese atoms or ions per unit cell is going to be 4. So 1:1 ratio, so formula will be MnO. तो ये मेटल का ऑक्साइड है, मेटल अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, सो दिस शुड बी अ बेसिक ऑक्साइड। तो जो पहला ऑप्शन है कि ये बेसिक ऑक्साइड होना चाहिए, दैट ऑप्शन सीम्स टू बी करेक्ट। वी हैव टू फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। The second statement is the spin only magnetic movement of manganese ion in P is. So we know that manganese here is present in +2 oxidation state. मैंगनीज का जो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो 3d5 4s2 होता है। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d5, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। सो फ्रॉम देयर वी कैन से दैट ओके, मैंगनीज का जो स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मूवमेंट है वो 5 5.8 या जो भी इन्होंने ये वैल्यू दे रखी है, ये स्टेटमेंट भी सही है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, बट वी हैव टू फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ना कुछ बच्चे जो हैं वो सी ऑप्शन में गलती कर सकते हैं, so be careful about the C option. The d orbitals of manganese ions in P split into lower T2G and higher EG set. अगर आप यहाँ पे देखें तो ये कॉम्प्लेक्स जो भी मेटल ऑक्साइड है, इसका अगर हम सॉलिड स्टेट में इसको रिप्रेजेंट करें क्यूबिक क्रिस्टल में, यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन। मैग्नीज आयन की अगर हम बात करें तो ये एज के सेंटर्स पे है, राइट, एंड एज के सेंटर्स एंड बॉडी का सेंटर, दीज आर द पोजिशंस ऑफ octahedral void if it is FCC with respect to oxide ion. So the coordination number of manganese 2 plus ions will be 6. इसी तरह से अगर हम रेशियो देखें एटम्स का, तो मैंगनीज इज टू ऑक्सीजन एटम का रेशियो 1:1 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो भी 1:1 होगा। फ्रॉम देयर वी कैन से दैट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन इज इक्वल टू 6। नाउ सिंस द मेटल आयन इज प्रेजेंट इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और जो ऑक्साइड आयन है, क्योंकि यहाँ ये मेटल जो है वो कैटायन है और जो ऑक्सीजन है दैट इज एनायन, तो क्रिस्टल फील्ड आयनिक है ये, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वी कैन अप्लाई, and the metal ion is surrounded from 6 anions. So when these anions are coming, there is repulsion between the d orbitals of metal with the oxide ions which are acting like a ligand over here. So they will repel, and because of that there is a splitting and they will divide into Eg and T2G. Eg की एनर्जी T2G से ज़्यादा होगी। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि काफ़ी बच्चे कोऑर्डिनेशन को लेके सोचते हैं कि ये तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं है। हाउ? सो इन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वी आर सेइंग दैट central metal ion is there, and
ligands have lone pair of electrons. So here also oxide ion has lone pair of electrons and they are coming towards each other. So there is repulsion, and because of that repulsion there is a splitting of these d orbitals, right? तो ये ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन. अ सैंपल p हैज द नेट नॉन जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट एट ऑल टेम्परेचर. तो मैग्नीज ऑक्साइड के बारे में when we study the magnetic properties, like the substance will be diamagnetic or paramagnetic. Diamagnetic and paramagnetic substances are not magnetic substances. Magnetic substances means it is ferromagnetic, ferrimagnetic, antiferromagnetic, right? So in NCERT they have given that manganese oxide is an example of antiferromagnetic. और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि the sample P has net non-zero magnetic moment, right? नेट मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर रहे हैं, स्पिन और ऑर्बिटल मोशन दोनों की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसकी बात की जा रही है. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मैंगनीज ऑक्साइड in NCERT, that is mentioned that it is an example of antiferromagnetic substance. If it is an example of antiferromagnetic substance, then the net magnetic moment should be zero. But antiferromagnetism is a property which is shown by this solid at lower temperature. अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे, देन इफ यू रीच टू नील टेम्परेचर पे ये सब्सटेंस जो है वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह बिहेव करेगा. तो दिस पॉइंट इज important. Generally antiferromagnetic order may exist at sufficiently low temperature but vanish at and above the Néel temperature, right? So Néel temperature, above Néel temperature the material is typically पैरामैग्नेटिक. इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये सब्सटेंस जो है वो पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करेगा. तो ऑल टेम्परेचर की वजह से ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट हो गई है. और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है. और मैं जिन बच्चों को पढ़ाता हूँ ऑफलाइन में या मेरे ऑनलाइन में भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बताता हूँ कि सॉलिड स्टेट में जो सेमीकंडक्टिविटी है, राइट, सेमीकंडक्टर एन टाइप ऑफ पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इन आयनिक क्रिस्टल्स, राइट, अलोंग फ्रॉम सिलिकॉन एन टाइप एंड पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, उसके अलावा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. और ये जो फैक्ट्स हैं अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ के नहीं जाओगे तो यू कैन नॉट अप्लाई द लॉजिक. सो दैट्स वाई यू शुड रिवाइज ऑल द थिंग्स विच इज गिवन इन एनसीईआरटी, राइट. तो ये हमारे नोट्स में हमने डिस्कस किया है कि एंटी फेरोमैग्नेटिज्म जो है मैंगनीज ऑक्साइड में, वी हैव डिस्कस दैट हाउ दे आर गोइंग टू कैंसिल आउट. सो मैंगनीज ऑक्साइड इज NaCl टाइप ऑफ क्रिस्टल, राइट. And in NaCl type of crystal we know that it is FCC with respect to anion and cation is present in octahedral void. तो यहाँ पे एक फेस प्लेन दिखाया गया है जहाँ एज के सेंटर्स पे जो है वो मैग्नीज 2+ आयन एंड हाउ दे आर गोइंग टू कैंसिल आउट द मैग्नेटिक मूवमेंट, राइट. So that is in our notes, and in NCERT also they have discussed a lot of things about magnetic properties. Magnetic properties का reason क्या है? Orbital motion and spin of the electron अबाउट इट ओन एक्सिस. तो ज़्यादातर केसेस में जो है हम डिस्कस करते हैं स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो ऑर्बिटल मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो कैंसिल आउट हो जाता है. बट अगर ऑर्बिटल और स्पिन दोनों को कंबाइन करें तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट की बात होती है, राइट. So there are 5 types of substances they are talking: diamagnetic substances, paramagnetic substances, right. ऑलरेडी आप इसके बारे में जानते हो. एग्जाम्पल्स आर इंपॉर्टेंट. फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल क्या हैं? आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैडोलिनियम एंड CrO2. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स फॉर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, राइट. तो ये एग्जाम्पल्स आपने पढ़ ही लिए होंगे, राइट. एंटी फेरो एनसीईआरटी ने दे रखा है. इसमें जेईई एडवांस में, मेंस में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एंटी फेरोमैग्नेटिज्म कौन सा सब्सटेंस शो करता है? दैट इज मैंगनीज ऑक्साइड एंड इट इज NaCl टाइप ऑफ क्रिस्टल. देन फेरी मैग्नेटिज्म के बारे में भी पूछ सकते हैं कि कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं जो फेरी मैग्नेटिज्म को शो करते हैं. तो प्लीज रिवाइज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. कई बच्चे जो हैं वो लॉजिकल के चक्कर में कि जेईई एडवांस केवल लॉजिकल पूछेगा. अब ये मेमोरी बेस्ड तक किसी बच्चे को अगर ये नहीं पता है कि MnO जो है वो एंटी फेरोमैग्नेटिक है, ही विल नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन. मूविंग टू द सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन में भी बहुत मिक्स्ड है. यहाँ पे सॉलिड स्टेट और बेसिकली ये क्वेश्चन जो है वो S ब्लॉक का क्वेश्चन है. तो लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू एल्काली मेटल्स.
द ऑप्शन विद द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट। तो ये जो 4 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, हमें फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट है द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ Li2O Na2O एंड K2O आर एंटी फ्लोराइड। ये सॉलिड स्टेट में हम पढ़ते हैं कि फ्लोराइड क्रिस्टल होता है CaF2। इट इज FCC विद रिस्पेक्ट टू कैटायन एंड एनायन इज प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल वॉइड। तो एंटी फ्लोराइड में CaF2 कैल्शियम का एक आयन है और फ्लोराइड आयन 2 हैं, और इसमें अगर देखें तो ये जस्ट अपोजिट है, कैटायन 2 है और एनायन 1 है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है दैट स्टेटमेंट विल बी अ ट्रू स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट ट्रू है। द सेकेंड स्टेटमेंट इज lithium fluoride, lithium chloride, lithium bromide are soluble in alcohol and ether. We know that lithium fluoride is ionic. Ionic compounds are polar in nature. Polar compounds are soluble in polar compounds. तो lithium fluoride की अगर हम बात करें तो lithium fluoride जो है वो polar है. It should be soluble in polar solvent. It should not be soluble in non-polar. lithium chloride and lithium bromide या lithium iodide की अगर हम बात करें तो because of high charge density on lithium plus ion, covalent character इसमें ज़्यादा होंगे, and we can say that because of the covalent character they are non-polar, relatively non-polar in nature, and because of that they will be soluble in non-polar solvent. तो ये तो दोनों ठीक हैं, लेकिन लिथियम फ्लोराइड की वजह से ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट हो गई. दिस वाज ट्रू एंड दिस सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स. Moving to the third statement, the density of alkali metals from lithium to cesium increases down the group. तो अगर आप NCERT देखें, NCERT से डायरेक्ट ये स्टेटमेंट ली गई है. They have discussed about all the alkali metals are silvery white, soft and light metals. Because of the large size, these elements have low density which increases down the group. तो जनरल ट्रेंड यही है कि लिथियम से सीजियम तक डेंसिटी डिक्रीज करती है, बट दे हैव मेंशन दैट हाउएवर द डेंसिटी ऑफ पोटेशियम इज लेस देन दैट ऑफ सोडियम. अब उसको एक्सप्लेन हम कई तरीके से कर सकते हैं, बट इट इज ऑलरेडी मेंशन इन एनसीईआरटी, डायरेक्टली टेकन फ्रॉम देयर. सो फ्रॉम देयर वी कैन से दैट ये जो सी स्टेटमेंट है दैट विल बी अ फॉल्स स्टेटमेंट. ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है. थर्ड स्टेटमेंट भी फॉल्स स्टेटमेंट है, बिकॉज फॉर पोटेशियम द डेंसिटी इज लेस देन दैट ऑफ सोडियम. The fourth statement, all 5 alkali metals from lithium to cesium can be induced to form normal oxide, peroxide and superoxide by dissolving the metal in the liquid ammonia and bubbling in appropriate amount of oxygen. ये NCERT में नहीं दे रखा है, but this statement is true and let us discuss about that. जब हम NCERT को पढ़ते हैं तो ये कहा जाता है कि नॉर्मल कंडीशंस में अगर हम ऑक्सीजन से इन मेटल्स की रिएक्शन कराते हैं तो लिथियम मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कंबशन विथ ऑक्सीजन इट विल फॉर्म लिथियम ऑक्साइड, राइट. देन फॉर सोडियम it can form sodium oxide and sodium peroxide, but relatively sodium peroxide ज़्यादा बनाएगा अगर सोडियम ऑक्सीजन से नॉर्मल कंडीशंस में कंबशन करता है. then there is a formation of Na2O2. और जो heavier elements हैं, right, potassium, rubidium, cesium, they will form the superoxides and peroxides, right, along with the normal oxide. तो एक बार NCERT में जो दे रखा है उस लाइन को हम स्टडी कर लेते हैं. What is given in NCERT? तो लिथियम जो है लिथियम ऑक्साइड बनाता है, सोडियम पर ऑक्साइड बनाता है, और जो हैवियर है पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, दे विल फॉर्म सुपर ऑक्साइड, राइट. सो दिस इज द ट्रेंड अंडर द नॉर्मल कंडीशन, बट दिस इज नॉट द नॉर्मल कंडीशन. हम क्या कर रहे हैं, एक्वस अमोनिया का सॉल्यूशन ले रहे हैं, एंड वी नो दैट एक्वस अमोनिया सॉल्यूशन में वी हैव इलेक्ट्रॉन्स एंड मेटल आयन इज देयर, and now we are passing oxygen. So depending upon the supply of oxygen or the amount of solvated electron, we can manage all type of ions of oxygen. It can form O2 minus ion, it can form superoxide ion, it can form peroxide ion, right. So concentration of ammoniated electrons और oxygen of pressure को हम manage करके we are able to form all type of oxides in case of all these 5 metals. So this statement seems to be true. तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था जो जिन लोगों को इस फोर्थ स्टेटमेंट के बारे में पता नहीं है, राइट, दे कैन फाइंड आउट द आंसर स्टिल, बिकॉज फर्स्ट और सेकंड नहीं हो सकते, दिस कैन नॉट बी पॉसिबल. सेकंड और थर्ड नहीं हो सकते, दिस कैन नॉट बी पॉसिबल. थर्ड एंड फोर्थ की बात की जाए तो थर्ड की वजह से ये पॉसिबल नहीं है. तो जिनको फोर्थ स्टेटमेंट पता नहीं है वो भी जो पहले 3 स्टेटमेंट है उसकी नॉलेज को
यूज करके आंसर फाइंड आउट कर सकते थे कि दिस विल बी द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम एस ब्लॉक। आगे बढ़ते हैं। तो रिवीजन ऑफ एनसीईआरटी, एनसीईआरटी को अगर आप लाइन बाय लाइन पढ़ते हो तो इट इज़ वेरी यूजफुल टू यू। इस पेपर ने ये प्रूव किया है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए या फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी आपको जो फैक्चुअल थिंग्स हैं उनको एनसीईआरटी से रिवाइज करना चाहिए। ना क्वेश्चन नंबर 3 वेरी लॉजिकल थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है और रियल गैस को यूज करके बनाया गया है। कंसीडर द थर्मल आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस एंड अ रियल गैस from the same initial volume V1 to same final volume V2 at the same temperature. The absolute value of the work done, absolute value means we are just comparing the magnitude of work done. So the first statement is by the real gas is always higher than the work done by the ideal gas if the interparticle interaction in the formal is negligible. तो जब हम वेंडरवॉल गैस की बात करते हैं या रियल गैस की बात करते हैं तो रियल गैस में दोनों है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है और फोर्स ऑफ रिपल्शन भी है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो फैक्टर है दैट इज रिलेटेड टू प्रेशर करेक्शन, इस प्रेशर करेक्शन से रिलेटेड है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वॉल्यूम करेक्शन जो है ये फोर्स ऑफ रिपल्शन से रिलेटेड है, राइट। सो दोनों तरह की इंटरैक्टिव फोर्सेस हैं। जब यहाँ पे ये पर्टिकुलर बात कर रहे हैं पहले ऑप्शन में, दे आर टॉकिंग अबाउट द अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो अगर ये कहा जा रहा है कि इफ द इंटर पार्टिकल इंटरेक्शन और इन द फॉर्मर गैस, मतलब रियल गैस में अगर इंटर पार्टिकल इंटरेक्शंस को हटा दिया जाए, मतलब अगर मैं इसको हटा देता हूं तो व्हाट विल गोइंग टू हैपन, अट्रैक्टिव फोर्सेस हट गई हैं तो रिपल्सिव फोर्सेस इज डोमिनेटिंग, राइट। तो प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा। सो वी हैव ड्रॉन दिस ग्राफ फॉर आइडियल गैस एंड रियल गैस। सो वी आर सेइंग दैट अंडर हाई प्रेशर कंडीशन the real gas molecules have repulsive forces. जब प्रेशर कंडीशंस ज़्यादा हैं तो रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेटिंग है, अगर प्रेशर कम है तो अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेटिंग होगी। सो फ्रॉम हियर इफ आई टेक एनी वॉल्यूम, सपोज वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम सम वॉल्यूम V1 वॉल्यूम से अगर हम शुरू करते हैं, वी कैन टेक दिस वॉल्यूम V1, यहाँ से हम V1 की बात कर रहे हैं और we have to see that ki attract repulsive forces to should dominate. So we can say that ki yahan pe we can write that this is V1 and this will be V2. So in this case area under graph, so we can say that the magnitude of work done by the real gas, because ये वाला area shaded area इस वाले shaded area से ज़्यादा होगा। So from there we are getting that the first statement is correct, पहली statement जो है वो correct है। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें, बाई द रियल गैस इज ऑलवेज हाइयर देन द वर्क डन बाई द आइडियल गैस इफ द वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल्स इन द फॉर्मर इज नेग्लिजिबल। अगर हम वॉल्यूम करेक्शन को नेग्लेक्ट कर देते हैं तो अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट होगी। सो वी कैन से दैट अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट होगी तो जो रियल गैस का प्रेशर है वो आइडियल गैस से कम होगा। इस वाले पोर्शन में हम इंटरेस्टेड हैं। अगेन इफ वी आर मूविंग फ्रॉम V1 टू V2, सेम initial volume to same final volume, area under the curve is equal to work done। तो again हम कह सकते हैं कि ideal gas will do more work than case of real gas, and because of that we'll say that the second statement is incorrect, right। थर्ड और फोर्थ हम डायरेक्ट देख सकते हैं कि ये incorrect है। in both the cases will always be same since the initial and final volume in both cases are same. No, it will depend that which type of interactive forces are dominating when we are moving from V1 to V2. And the last option is by the ideal gas is always higher than the work done by the real gas since there is no hindrance due to interparticle interaction in the volume of the particles. No, इंटरैक्शन नहीं है, लेकिन जहाँ पे रियल गैस में रिपल्सिव फोर्सेस होंगी वहाँ पे ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, एंड फ्रॉम देयर वी कैन से दैट द वर्क डन इन केस ऑफ रियल गैस विल बी मोर देन दैट ऑफ आइडियल गैस। सो वेरी कॉन्सेप्चुअल थर्मोडायनेमिक्स और रियल गैस की प्रॉपर्टीज को मिक्स करके ये एक अच्छा क्वेश्चन बनाया है जिसका आंसर जो है वो ए होगा। ए आंसर इज करेक्ट। आइए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नाइट्रोजन फैमिली से उठाया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस तो कवर कर ही रहा है। आइए देखें क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शंस, ऑलरेडी सेड दैट दीज रिएक्शंस आर अनबैलेंस्ड। ओके, फर्स्ट रिएक्शन अमोनिया प्लस वाटर इन 800
degree centigrade condition on catalyst platinum is forming X, which is some nitrogen oxide, and Q. This is a famous reaction which is used in Ostwald method of preparation of HNO3. तो कौन सी है ये रिएक्शन, क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं, आइए हम लिखें. अमोनिया प्लस O2 at platinum 800 degree centigrade will finally form nitric oxide and water. Already given that X is the nitrogen oxide, so नाइट्रिक ऑक्साइड को हम X नाम देते हैं और वाटर को हम Q नाम यहाँ देते हैं. गिवन है कि रिएक्शन अनबैलेंस्ड है, बैलेंस की ज़रूरत है नहीं, तो वी विल नॉट इन्वेस्ट अवर एनर्जी फॉर बैलेंसिंग. मूविंग टू नेक्स्ट, KNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड हीट. ये रिएक्शन अगर आप ध्यान दें तो ये क्वालिटेटिव एनालिसिस नाइट्रेट का जो टेस्ट होता है वहाँ आप इसे देखे और पढ़े होंगे, राइट. कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में हम नाइट्रेट सॉल्ट्स को हीट करते हैं तो सबसे पहले तो डेफिनेटली HNO3 डिस्प्लेस कराकर हम K2SO4 बनाते हैं. तो ये जो R और S है इसमें से एक कोई चीज़ तो K2SO4 है. उसके बाद हम इस HNO3 का फर्दर डीकम्पोजिशन देखते हैं ऑन हीटिंग और ये जाएगा H2O plus brown fumes of NO2 and O2. Now, total 4 products are mentioned. Water, we have got water. Okay. Y is the nitrogen oxide, so NO2 is the nitrogen oxide, and 2 other things R and S. As such, no effect of assigning specific nomenclature which is R, which is S. Randomly I am giving one to be R, another to be S. The whole hint to be taken is that total 4 products are formed in this reaction. We have justified that water, K2SO4, NO2 and O2, total 4 products are formed. Coming to the third reaction. Third reaction is P4O10 and this is treated with HNO3. As you all must be aware of, P4O10 is a very strong dehydrating agent. It always does the dehydration. There will not be any change in oxidation state. So, dehydration of HNO3 will give the anhydride oxide of HNO3, which is N2O5. And the water added to P4O10 will ultimately form 4 molecules of HPO3. As given, Z and T are the name assigned. Z is the name given to oxide, so nitrogen oxide, and T is this particular acid. Now the question is, in the nitrogen oxide, the oxidation states of nitrogen follows the order. Let us see. In X, the nitrogen is having +2 oxidation state. In N2O5, it is having +5 oxidation state. In NO2, it is having +4 oxidation state. So, the order of oxidation state of N atom is maximum, it is in Z, then it is in Y, then it is in X. So, this is the option we have to look for, that is Z, then Y, and then X. So, it seems that A is the correct answer for this particular question, and we will suggest that answer for this should be A. Okay, let's move to our next question. मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 2. इस सेक्शन में जो है वो टोटल 4 क्वेश्चंस हैं, 1 और मोर देन 1 करेक्ट. तो मार्किंग स्कीम आप देख सकते हो, नेगेटिव मार्किंग -2 है, सही, राइट. सो बी केयरफुल अबाउट दैट. -2 नेगेटिव मार्किंग है, पार्शियल मार्क्स भी गिवन है, राइट.
सो लेट अस मूव टू द क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, टू डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ आयरन इन मैग्नेटाइट, अ सैंपल ऑफ ओर वाज डिसॉल्व्ड इन एसिड, thus reducing the iron to iron plus 2 completely. The solution was then titrated with aqueous acidic KMnO4 and the correct statement is R. ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे इन्होंने शायद एक स्टेटमेंट लिखना ये भूल गए हैं कि अगर हम आयरन को सल्फ्यूरिक एसिड में या किसी एसिड में डिसॉल्व करेंगे तो दे कैन नॉट बी रिड्यूस बाय देमसेल्फ, बिकॉज आयरन +3 टू आयरन, ये जो रिडक्शन पोटेंशियल है ये 0.77 वोल्ट है, but H+2 electron, right, when we are dissolving in sulfuric acid, H+ can reduce. Sulfate ion cannot oxidize because the standard oxidation potential of sulfate ion is -0.96 volt. तो अगर आप ये सोचो कि हमने सल्फ्यूरिक एसिड ले लिए और हम आयरन +3 का रिडक्शन एसिडिक मीडियम में आयरन +2 में कर देंगे तो ये एसिड से नहीं होने वाला है, क्योंकि H+ तो खुद रिड्यूस होगा तो दोनों रिड्यूस नहीं हो सकते। सल्फेट आयन अगर ऑक्सीडाइज होगा तो -1.96 है, तो अगेन नेट E0 सेल की वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव होगी, तो सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व करने पे आयरन +3 का रिडक्शन नहीं हो सकता। ऑलरेडी बहुत पहले जेई एडवांस में ये क्वेश्चन है रेडॉक्स चैप्टर में, अगर आप देखोगे कि हम जिंक मेटल को यूज करके इसको हीट करके रिड्यूस करते हैं। दिस इज अ क्वेश्चन 91 में या 94 में 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। 1 ग्राम सैंपल ऑफ Fe2O3 सॉलिड of 55.2% purity is dissolved in acid and reduced by heating the solution with zinc dust. तो ये लिखना भूल गए हैं यहाँ इस क्वेश्चन में, तो because of that I expect that there is a key correction in this question. इसमें की करेक्शन होना चाहिए। चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व, ऑप्शंस को देखते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रेडॉक्स रिएक्शन ड्यूरिंग द टाइट्रेशन इज 5। ये तो आसान क्वेश्चन है। आयरन +2 है, KMnO4 से रिएक्शन हो रही है, KMnO4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो इफ बैलेंस द रिएक्शन आयरन +2 विल गो टू आयरन +3 एंड MnO4 माइनस इन एसिडिक मीडियम विल गो टू Mn2+। तो यहाँ पे इसका एक्स फैक्टर 5 पे बैलेंस करेंगे तो ओवरऑल रिएक्शन में 5 इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिसिपेटिंग। तो ये जो स्टेटमेंट है इट सीम्स टू बी अ ट्रू स्टेटमेंट। नाउ द सेकेंड स्टेटमेंट इज द पैरामैग्नेटिज्म ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ आयरन +2 विथ KMnO4। तो रिएक्शन से पहले आयरन +2 में जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है दैट इज इक्वल टू 4। 3d6 4s0 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जब रिएक्शन MnO4 माइनस की बात की जाए तो मैंगनीज के पास 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैंगनीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। रिएक्शन होने के बाद आयरन इज कन्वर्टेड इनटू आयरन +3 एंड द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन आयरन +2 वाज 4, नाउ इट इज 5। दिस इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। मैंगनीज फ्रॉम +7 गोइंग टू +2, यहाँ भी मैंगनीज में जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर गोइंग टू इंक्रीज। तो पहले जो सिस्टम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे वो 4 थे, अब ये बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली वी कैन से दैट दिस स्टेटमेंट सीम्स टू बी करेक्ट। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये स्टेटमेंट सही है। डिसोल्यूशन ऑफ मैग्नेटाइट इन सल्फ्यूरिक एसिड रिड्यूसेस द आयरन फ्रॉम +3 टू +2। इन्होंने ये सही दे रखा है, बट दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अपने आप नहीं होगा, क्योंकि सल्फेट आयन या HNO3 ले तो नाइट्रेट आयन को ऑक्सीडाइज करना मुश्किल है, सल्फेट आयन को ऑक्सीडाइज करना मुश्किल है, ये अपने आप नहीं होने वाला, राइट। या हम HCl लेंगे तो क्लोराइड आयन को क्लोरीन में कन्वर्ट करने के लिए -1.36 वोल्ट है। तो कोई भी एसिड आप ले लो, आयरन +3 अपने आप रिड्यूस नहीं होगा, एंड दैट्स वाई वी नीड सम रिड्यूसिंग एजेंट। एंड यूजुअली हम क्या करते हैं, जिंक डस्ट में इसको हीट करके आयरन +3 को आयरन +2 में कन्वर्ट करते हैं। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ड्यूरिंग द टाइट्रेशन मैग्नीज कंटेनिंग स्पीसीज चेंजेस इट्स ज्योमेट्री फ्रॉम द स्क्वायर प्लेनर टू टेट्राहेड्रल। अगर हम मैग्नीज की बात करें तो हमें पता है कि ये NCERT में इसका स्ट्रक्चर दे रखा है, MnO4 माइनस जो है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, राइट। वी कैन सी, वी कैन ड्रॉ द डायग्राम ओवर हियर। मैग्नीज के लिए ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, MnO माइनस, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। हाइब्रिडाइजेशन तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस इज नॉट गिवन, बट D3S हाइब्रिडाइजेशन होता है इसमें, और NCERT ने दे रखा है कि ये टेट्राहेड्रल है, दिस इज टेट्राहेड्रल इन नेचर, राइट। सो दिस इज टेट्राहेड्रल, बट दे हैव गिवन दैट इट इज कन्वर्टेड फ्रॉम स्क्वायर प्लेनर। तो फ्रॉम स्क्वायर प्लेनर अगर हमें इतनी ही इंफॉर्मेशन है तो हम ये कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट है। बट आगे भी देखते हैं
कि अगर ये मैंगनीज 2+ में जाएगा तो मैंगनीज 2+ जो है वो एक्वस मीडियम में ऑक्ट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो हम इस नॉलेज से भी बोल सकते थे कि ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, इफ़ वी डोंट नो मैंगनीज 2+ जो है वो ऑक्ट्राहेड्रल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, राइट। तो मेरे हिसाब से इसमें जो है की करेक्शन होना चाहिए, जो इन्होंने सॉल्यूशन दे रखा है, आंसर की दे रखी है, उसमें आंसर की गिवन है ABC, पर ये क्वेश्चन में ये लिखना भूल गए कि जिंक डस्ट की प्रेजेंस में हीट करने पे आयरन +3 विल कन्वर्टेड इनटू आयरन +2, so there will be a key correction, answer will be A and B. Moving to the next question. The next question is from organic. Considering the following set of reaction sequence, C8H14, okay, HBr, benzoyl peroxide. So there is an anti-Markovnikov of addition of HBr used for formation of P. Then some Q is made to react, which we have to see what are the possibilities. R is formed, R is oxidized to S because CrO3 and H2SO4 is used. And then if this S is made to react with Grignard followed by water, and then this seems to be a dehydration reaction of alcohol, and some T product is formed. Now, for such questions, it is just wise to first check the options, that what all structures they are suggesting for P. What is P? Anti-Markovnikov addition के बाद बना हुआ product P. If I see the possible options for P, because ultimately I have to select out of these 4 options, so first I will observe the options. Out of these possible options, it seems that there is a clear suggestion that initial C8H14 is either taken to be like this. See here, anti-Markovnikov addition of HBr इस तरह का लिया जा सकता है, और one possibility is that they could have taken, possibility again, this is just a possibility here, ठीक, as they are taking anti-Markovnikov, so these are my possibilities. If you are thinking of this, then anti-Markovnikov will result in bromine at this position, right? And for that, my answer should be D. So we just have to select all possible choices. Let us start analyzing now each and individual. If this is my original compound, then after anti-Markovnikov addition, this will give P as this. A is having such a P, okay, well and good. Then it says that Q, if the Q is this, what is this reagent? This is hydroboration oxidation, anti-Markovnikov addition of water without rearrangement. So if I take this structure is feasible as R. This is our structure for P. Okay. Now if this is R and oxidation is done, S is this. Let us check in A option, is this given as S? No. But in C option, some S ketone is given but is not matching with my choice. Okay, let's move further. Now Me, MgBr followed by water, entire thing. So OH, methyl, this type of alcohol should be formed. And last step, 20% H3PO4 at 360 Kelvin. So it is dehydration of alcohol. Certainly there will be rearrangement of carbocations if required, but this is what our major product T should be formed. So by taking these things into consideration, then A answer till now is justified. We have no problem with answer A. If now it is a question of multi-correct,
So I should consider what if Marconic of addition of water होता है इस compound पर. Okay, we have to consider all cases. That is why we are taking these things into consideration. Let us shift this a little down, and first let us discuss completely what are our possibilities with this. So if it was a Marconic of addition of water, I would have had this type of alcohol. But then this cannot undergo any oxidation reaction. It is a 3-degree alcohol. So this could not be my structure for R. This is not justifiable. Now you may ask why you are changing the possibility. I am just changing for considering all possible cases which could be created. So this was Marconic of addition of water. If I would say with OMDM without rearrangement, if you would have taken with dilute H2SO4, then there would have been any change. No, it doesn't seem that there is any possibility of change. Still 3-degree alcohol same would have been formed and could not be justified any further. So considering this first structure, we have got option A. I hope this is perfectly fine with all of you. Considering the other two structures, let us proceed. Okay, now let us proceed with these two structures, what they will give us as possible products. See, if now from this, let us take one structure at a time. Okay, so I'll take this structure first into consideration. If I take this structure into consideration, first is the HBr peroxide thing. Okay, HBr peroxide. So structure of the product formed is this. This should be my P. Is there any possibility of such P? Yes. B is giving me this type of P, right? Option B is giving us this type of P. So let's work a little more. If this is the P, it is given water and H plus. If I take water and H plus, major product is a 3-degree alcohol like this, correct? And if this type of alcohol is formed, then again CrO3 oxidation will fail as it is a 3-degree alcohol. So option B cannot be in my list of answers. Moving to the last possibility that we considered, that if this is the structure, because we have to take all possibilities. If this is the structure, then with HBr peroxide, we will get this bromine. That is okay. P is formed. Yes, this is available in option D. This structure is there in option D. Next, for this, they have taken Q as OMDM, oxymercuration, demercuration, which is Marconic of addition of water, right? And we have Marconic of addition of water and then followed by water. So Marconic of addition of water without rearrangement. So what is the name after addition of water? R. Now, if this is my R, it says that oxidize it. So CrO3 H2SO4, if I oxidize it, I will get this ketone. Now this ketone is given in option C, right? But it is not matching with the initial alkene or the P structure that could have been formed. The P given in option C is not matching here, so I will not take it as an answer. Now the same thing, CH3MgBr followed by water
So we will get OH and 3 degree alcohol like this. Now dehydration, right? Minus H2O is to be done. Certainly this type of alkene is formed as major. This should be the structure for T. If this is the structure for T, you can check that out of the given possibilities, D is giving us this answer. Okay. So the answers given by IIT is, I think, A, C, and D. Okay. They have suggested answer as given by officials is A, C, and D, but I think and objected. I objected to be A and D only, not C, because for C, the possible alkene is not giving anyhow the structure of S mentioned. So that P structure is mismatching. So I think if there is a option of key objections and then discussion and all those, then answer should have been changed to A and D. Let us move to next question. Moving to the next question. ये केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन लिया गया है, राइट? सो द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन peroxide which is catalyzed by iodide ion in an alkaline medium undergoes a two-step mechanism. So multi-step process है. mechanism 1 जो है वो मतलब पहला जो step है वो slow step है, rate determining step है. So from here we can write that rate of the reaction is equal to rate constant K1 concentration of H2O2 to the power 1 concentration of I minus to the power 1, right? तो अगर हम यहाँ पे देखें तो दिस इज द रेट लॉ इक्वेशन, राइट? अब इस रेट लॉ इक्वेशन में I माइनस, अगर हम मैकेनिज्म को देखते हैं तो रिएक्शन से पहले I माइनस है और रिएक्शन के बाद I माइनस प्रोड्यूस हुआ है, मतलब इट इज एक्टिंग लाइक अ कैटलिस्ट. कैटलिस्ट पहले भी होता है और बाद में भी होता है. During the progress of the reaction it will participate in mechanism but it will not consume in overall reaction. तो I माइनस इज अ कैटलिस्ट एंड ये जो है वो रिएक्शन इंटरमीडिएट है, ये पहले फॉर्म हुआ है बाद में कंज्यूम हो गया. सो दिस इज एक्टिंग लाइक रिएक्शन इंटरमीडिएट. तो वी हैव टू सी दैट दिस इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बट I माइनस इज अ कैटलिस्ट. एंड ये पहला स्टेप जो स्लो स्टेप है वो ये शो करता है कि ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, राइट? हाँ, अगेन अगर हम R0 की वैल्यू लिखते हैं, इनिशियल रेट लिखते हैं, डिपेंड्स ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ I माइनस एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ I माइनस. इसलिए अगर हम पहला ऑप्शन देखें तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो रॉन्ग हो गया, क्योंकि दे आर सेइंग दैट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ I माइनस, विच इज रॉन्ग. इट डिपेंड्स ऑन इट. देन द सेकेंड ऑप्शन we can say that H2O2 के प्रेजेंस में, H2O2 के रिस्पेक्ट में इट इज फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, राइट? और अगर कैटलिस्ट का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है तो वी कैन से दैट दिस इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड फ्रॉम देयर वी कैन राइट इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन. अगर H2O2 के लिए अगर हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन लिखते हैं वी कैन राइट ln A0 upon AT is equal to K reaction into T. So if we try to draw the graph of ln A0 upon AT versus time, it should be a straight line passing from origin. तो ये जो स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. सी स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि अगर हम पहले वाले स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी की बात करें, इस स्टेप की एक्टिवेशन ये कम है और यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, जबकि यहाँ पहला स्टेप जो है वो स्लो स्टेप है, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी फर्स्ट स्टेप की ज़्यादा होनी चाहिए, सेकंड स्टेप की कम होनी चाहिए. यहाँ रिवर्स दे रखा है, बिकॉज ऑफ दैट द सी ऑप्शन विल बी रॉन्ग. और डी ऑप्शन की बात करें तो H2O2 का जो कंसंट्रेशन है, रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू H2O2, इट इज फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. तो वी कैन से दैट कि ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है, फ्रॉम हियर वी कैन राइट
Rate of reaction is K reaction concentration of H2O2 into concentration of I minus. If this is constant, it is pseudo first order reaction. Rate of reaction is K dash into concentration of H2O2. Rate of reaction we can write in terms of minus dH2O2 upon dt. So if we try to draw this graph, कई बच्चे वो 2 के फैक्टर के बारे में सोच रहे होंगे, that 2 factor will come in this constant, so don't worry about that. Variation of concentration versus the concentration of H2O2 since it is following first order kinetics. तो ये statement जो है D statement seems to be correct. तो आंसर इसका जो होना चाहिए वो B और D होना चाहिए. तो काफी लॉजिकल और आसान क्वेश्चन है, ये आप लोग कर सकते थे. Again, the next question has some issues. In the given reaction scheme, P, Q, R are the major products. Okay, P, Q, and R. The reactions used are important. Bromine and NaOH on methyl ketone. So the reaction used here is haloform reaction. Okay, methyl is there. Methyl ketone is there on benzene. First, bromine and NaOH. So methyl ketone forms COONA, and it says followed by H3O plus. So if they have the situation or the condition followed by H plus, then certainly here COH is formed. So P is tolic acid, orthotolic acid. Now they are considering first KMNO4 KOH and heat, and second again H3O plus. As you know, anything attached to benzene ring is oxidized to acid, so Q is phthalic acid. Correct? Q is phthalic acid. Now from Q to R, from Q to R, they are using ethylene glycol CH3CONA. Okay, so basically this reaction seems to be of polyester formation. It is something called glyptal formation that is being taken care of in this particular reaction. And what will be formed? Let us see. COO, COO. From here further esters linkage will be formed. CH2, CH2. And if I say O here, then I have to remove O from here, as you know how to write the structure of polymer, right? N number of times. This unit will again repeat itself from that next leftover bond, and continuation it will go. So ethylene glycol and phthalic acid, they together forming a category of polyester. And as per NCERT, it is given that this is a polymer called glyptal. NCERT has defined only one type of glyptal, which is this one particular ethylene glycol and phthalic acid. Though in polymer chemistry, there could be more than one type of glyptals in which I can use other than glycol, glycerol also. And if it is so, what different changes could come, I'll discuss. Okay, so first, Q is a monomer of polymer of Dacron. Well, this is wrong because Dacron is a polymer of terephthalic acid and glycol, and they are different acids. Okay, when you have terephthalic acid and glycol reaction, then a linear polymer called Dacron is formed, which is used in thread industry, textile industry. That is different. Here it is a polymer which is used in oil and paint industry, used in oil and paint industry, glyptals.
Okay. Now these glyptals are of different types. Option number B, R is a cross-linked condensation polymer. Well, this part is correct that it is a condensation polymer. We don't have any objection to this line that it is a condensation polymer. Absolutely correct. The polymer is condensation polymer. But our objection that it is not a cross-linked polymer. Cross-linked word is used when a molecule or a small set of atom or group of atoms have 4 branches, like 2 going to linear and 2 up and down, linking other linear branches and thereby forming a very interlinked structure. Okay, now here the R formed is of a linear nature. It is of a linear nature, so it doesn't seem to be a cross-linked polymer. Yes, it is a condensation polymer, but not the cross-link. So I have to leave this option, which is given by IT as a correct answer. P is more acidic than benzoic acid. Well, that is true because of ortho effect in benzoic acids. All ortho-substituted benzoic acids are stronger acids than benzoic acids. So we agree to option C. Q, on heating in presence of P2O5 followed by reaction with glycerol in acidic mediums give R. That is dicy. See, for example, let me write here. So what they are saying is that phthalic acid, right? They are saying this is heated in presence of P2O5. I will have phthalic acid anhydride. I agree to that phthalic acid anhydride is formed, and now this is treated with glycerol. Now you know anhydride and alcohol conditions are acidic, esters are formed. Now I have 2 1 degree and 1 2 degree alcohol. Preferred ester is from 1 degree alcohols. So a linear linkage first of CH2O, CHOH, CH2O, CO, again COO. This is connected further. Here again O, CO, phthalic acid linkage, CO, again it could be connected further from this oxygen and so on, and this type of continuous linkage could be used. Okay, after this again and again, ठीक? Again this is CH2 CHOH CH2O. Rather, this is what we want to say will repeat itself. Now see, this OH is left. Now this OH could be used for interlinking. This is a linear thread that will be formed, but from this OH which is available here, the next layer of COOO could be attached. Okay, CO, CH2, CHOH, CH2O and so on, and again linking. See, this blue is a next thread and it is now linked from secondary OH to the yellow thread. So this is what is called interlinking, or this is what is called the cross-linked polymer, that the 2 different linear threads or linear polymers are interlinked, are connected by some covalent bond. Yes, besides covalent bonds are some other bonds, like sometimes some ionic linkages or ionic attractions are also considered, but none is applicable when we talk of ethylene glycol. So we discarded option B. When I come to D, Q on heating in this forms in acidic medium gives R. Well,
I cannot justify that it is giving specifically R, because R here is a polymer of ethylene glycol and phthalic acid. So it is not matching. Though if they would have said gives glyptal, so as per chemistry, glyptal is a class of compound in which you can use either glycol or glycerol. Then answer would have been correct. But with this combination, it doesn't seem to be appropriate. And so again, I'll say that official answer given is B, C and D, and we objected to only C. Okay, D also has some language issues. It forms glyptal but not the type which they are suggesting here in R. So moving further, Moving to the section 3. सेक्शन 3 में देर आर 6 न्यूमेरिकल वैल्यू प्रॉब्लम, और आपको थोड़ा सा देखना है यहाँ पे कि हमें न्यूमेरिकल वैल्यू हैज़ मोर देन 2 डेसिमल प्लेसेस, ट्रंकेट राउंड ऑफ द वैल्यू टू 2 डेसिमल प्लेसेस। जब भी इस तरह के न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चंस होते हैं और जेईई एडवांस जिस तरह से एक्यूरेसी से चाहता है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, आपको थोड़ा कैलकुलेशन में टाइम देना होगा। यू कैन नॉट डू अप्रॉक्सीमेशन बिकॉज द रेंज इज़ वेरी नैरो. So the question is easy, then you have to put time on calculation to get the exact answer. बहुत सारे बच्चे पूरी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बाद में वो जो कैलकुलेशन है उसमें वो थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं और उनका आंसर जो है वो रेंज से बाहर हो जाता है. तो बी केयरफुल अबाउट दैट. तो चलिए इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. A solution is prepared by dissolving 2 gram of non-volatile and non-electrolyte solid. Non-volatile और non-electrolyte है तो इसका Ventov factor क्या होगा? 1 होगा. In 100 gram of the solvent A at 354 Kelvin, the vapor pressure of the solution becomes exactly equals to atmospheric pressure of 180. मतलब ये जो है solution का boiling point दे रखा है. boiling point की definition क्या है? When the vapor pressure of a liquid is equal to atmospheric pressure, that temperature is the boiling temperature. तो इस liquid solution का जो boiling temperature है that is 354. Then the vapor pressure of the solution become exactly equals to atmospheric pressure of 1 atm if the molar mass of A is, A जो है वो solvent है, molar mass है 80 ग्राम पर मोल. The molar mass in ग्राम पर मोल of the solids, ये solute के बारे में, B के बारे में पूछ रहे हैं. R की वैल्यू दे रखी है. वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर सॉल्वेंट के लिए जो बॉइलिंग टेम्परेचर है दिस इज 353. So in this solution if we have to write what is the elevation in boiling point, so that elevation in boiling point is delta TB which is equal to 1 Kelvin, right? So delta TB is equal to I into KB into molality. I की वैल्यू 1 है. So from here we can say that KB is 1 upon molality और molality is 1 upon KB. तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है. अब कैलकुलेशन पे ध्यान देना है. आपको कई बार मैंने जो मेरे बच्चे हैं उनको बताया है कि एनसीईआरटी में जो है वो KB की वैल्यू फॉर्मूले के फॉर्म में दे रखी है कि हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ KB फ्रॉम फॉर्मूला. तो R इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू T0B whole square, that temperature should be in Kelvin, that is the boiling temperature of the solvent, divided by 1000 times of delta H vaporization. So be careful about unit. तो अभी यहाँ पे जैसे इन्होंने दे रखा है कि entropy of vaporization है 353 जो है प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग टेम्परेचर है. देयर इज एन इक्विलिब्रियम एट if boiling is taking place at boiling point, delta G will be 0. So delta H is equal to T delta S or delta S is equal to delta H upon T. By using that we can calculate what is heat of vaporization. और इस KB के फॉर्मूले में अगर हम रखेंगे और कैलकुलेशन को थोड़ा ध्यान से करेंगे, then by using this calculation we'll get that what is the molar mass of the solute. Again ये क्वेश्चन तो आसान है, राइट, बट कैलकुलेशन की वजह से आपको वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन यू हैव टू गिव टाइम फॉर द कैलकुलेशन. जिन बच्चों ने अप्रॉक्सीमेशन लिया उनका आंसर आते हुए टाइम देते हुए भी उनको मार्क्स नहीं मिलेंगे. सो बी केयरफुल व्हेन यू आर डूइंग द कैलकुलेशन. डोंट टेक अजम्पशंस, राइट, डू द कैलकुलेशन, गिव द टाइम टू द क्वेश्चन सो दैट यू कैन गेट मार्क्स. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन रेडॉक्स से है आई थिंक,
और ये बहुत बार पूछा गया है कि कॉपर 2+ का एस्टिमेशन हम कैसे करते हैं, आयोडोमेट्री से हम कॉपर 2+ का एस्टिमेशन करते हैं. दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट. An aqueous solution containing copper 2+ ion is treated with excess of potassium iodide to obtain a dark solution P and a white precipitate Q. The solution P turns colorless on titrating with standard sodium thiosulfate solution. In this process, what will be the number of millimoles of copper ions estimated for each millimoles of sodium thiosulfate consumed? तो कॉपर 2+ आयन की हम एक्सेस ऑफ के से रिएक्शन करा रहे हैं, तो देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ, इसको आप Cu2I2 लिख सकते हो या Cui लिख सकते हो, बिकॉज मरकरस आयन जो है वो Hg2+ के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन कॉपर का जो +1 आयन है it exists like copper plus only, it does not exist like Cu2 2+. So either you can write Cu2I2 or Cus, it is not going to change anything. ये रिएक्शन हो रही है. Now here we can say that कि the P and Q की बात हो रही है, राइट. तो डार्क सॉल्यूशन जो है वो डार्क सॉल्यूशन आयोडीन का है, और जो वाइट प्रेसिपिटेट है, बिकॉज यहाँ कॉपर +1 में है तो 3d10 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा, देर इज नो dd ट्रांजिशन, दैट्स वाई इट इज वाइट प्रेसिपिटेट. नाउ दिस आयोडीन इज ट्रीटेड विथ हाइपो सॉल्यूशन Na2S2O3 and there is formation of Na2S4O6. so this reaction is known. मोल कॉन्सेप्ट, इस बैलेंस रिएक्शन को देख के हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो आयोडीन के नंबर ऑफ मोल्स हैं, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, विल गेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर 2+ आयन. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर 2+ आयन इज 2 times द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन. और जो दूसरी रिएक्शन है, इसमें भी हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2S2O3 इज 2 times द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन. एंड फ्रॉम देयर वी गॉट दैट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर 2+ आयन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2S2O3. तो अगर हम 1 मिली मोल जो है we have to find out that in this process what is the number of millimoles of copper 2+ ions estimated for each millimole. तो अगर हम इसका 1 मिलीमोल लेंगे तो इसका भी 1 मिलीमोल लेना पड़ेगा. तो कई बच्चे तो इसको देख के विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन उन्होंने इतनी प्रैक्टिस कर रखी है कि डायरेक्ट आंसर 1 लिख देंगे. सो इट्स इजी, पहले आया हुआ क्वेश्चन है जेईई एडवांस का, राइट. क्वेश्चन नंबर 11, ये केमिकल इक्विलिब्रियम का आसान सा सवाल है. ओनली द थिंग इज यू हैव टू डू द कैलकुलेशन प्रॉपरली, और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है. कंसीडर द गैस फेस रिएक्शन. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. डेल्टा Ng की वैल्यू 0 है, तो अगर हम Kp लिखें Kc लिखें, दोनों की वैल्यू बराबर होगी. सो फ्रॉम हियर वी कैन सी दैट the gas phase reaction 4.5 into 10 to the power minus 2 moles of H2 gas and 2.75 into 10 to the power minus 2 moles of iodine gas are mixed at 700 Kelvin in a sealed container of volume fixed, that is 2 liter, right. Sealed vessel of 2 liter capacity, मतलब volume fix है. When equilibrium is established, the concentration of HI gas in the vessel is found to be this molar. तो अगर हमें वॉल्यूम पता है, मोलारिटी दे रखी है, तो इसको हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि HI के इक्विलिब्रियम पे नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे. इफ यू मल्टीप्लाई यू विल गेट 5 into 10 to the power minus 2 moles of HI present at equilibrium. If the standard Gibbs free energy of this reaction is x kilojoule per mole, the value of magnitude of x will be what, right. तो पहले हमने लिख लिया कि मोल्स के टर्म्स में लिखते हैं, क्योंकि Kp Kc हम इस रिएक्शन में सेम है, हम इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मोल के टर्म्स में लिख सकते हैं, बिकॉज वॉल्यूम इज गोइंग टू कैंसिल आउट. सो इनिशियल मोल्स आर गिवन, इक्विलिब्रियम पे लिख सकते हैं, राइट. एंड इक्विलिब्रियम पे हमने कैलकुलेट कर लिया कि कंसंट्रेशन गिवन है, तो मोल की वैल्यू क्या होगी. एंड फ्रॉम देयर वी गेट दैट व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल दीज 3. तो यहाँ से हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकाली. द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 50. Now we know that what is the value, what is the relation between delta G naught of the reaction and value of equilibrium constant. तो अगर हम ये वैल्यू पुट करते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, बी केयरफुल, यहाँ पे यूनिट के बारे में ध्यान से पढ़ो, किलोजूल पर मोल है, दैट्स वाई वी हैव डिवाइडेड इट बाय 1000. तो ये जो वैल्यूज दे रखी हैं, अगर आप इनको पुट करोगे और कैलकुलेशन सही तरीके से करोगे, तो दिस इज रिलेटिवली, ये भी एक आसान सवाल है, लास्ट में आपको अप्रोक्सीमेशन नहीं लेना, ये छोटी सी कैलकुलेशन है, दैट कैलकुलेशन should be done. Question number 12. When I come to question number 12, this particular reaction, that this is a monosaccharide, okay, they are using any monosaccharide, and this monosaccharide
is treated with HI. This is a very, very famous and common reaction given as per heading glucose in NCERT. So this is N-hexane. Let us check. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes, N-hexane is Q. So first let us decide what is Q. Q is N-hexane, right? This is Q. If A, B, C and D are the four structural isomers of compound Q, so let us exclude Q and form its isomers. 2-methyl pentane, 3-methyl pentane, 2,3 dimethyl butane and 2,2-dimethyl butane. These are my four choices. If out of these four choices I don't know which is A, B, C, D, so currently I am numbering them as 1, 2, 3 and 4. Now first thing, that to assign A, B, C, D, they are using boiling points value, and their boiling points vary in the order that A has the highest boiling point, then comes the B, then C and then D. A has the highest. So I don't know which has the highest. So let me check these structures now. Now this previously came something similar in JEE Mains. And a few years back there was a question. From there we remember that the one which is more symmetrically substituted, this is more side chains. So we expect that the boiling point order should be 2 should be highest, then 1, right, less branching. Then I have 2 cases of more branching. So I expect 3 and then 4. This is what we expect the order of their boiling points. Okay, let me add the values just for your reference also, that this one, which is 2-methyl pentane, has a boiling point of 60 degrees, whereas 3-methyl pentane has a boiling point of 63 degrees. 2,3 dimethyl butane has a boiling point of 58 degrees, and this last has a boiling point of 50 degrees. Let us check again. We have placed them correctly. 2, then 1, then 3, then 4. Correct. So by assigning this, we can say now that 2 is A. So this is A, 1 is B, 3 is C and 4 is D. Okay. Then the maximum number of possible isomers which may be formed by monobromination of C. So now the question limits itself to the monobromination of C. Let us do the monobromination of C. Monobromination Br2H nu. What are the isomers formed? One case, structural first time forming, then we'll think of stereo. So only 2 possible structural I could get, right? Now let us think, is there any chirality? Well, yes, when I introduce bromine here, ये center chiral हो रहा है. So for this I will report that 2 products will be obtained. Here there is no chirality, so only 1 product to be considered. Coming back to the question, maximum number of possible isomers which may be formed on monobromination of C. So it seems answer should be 3. Answer for this question should be 3, and they have also given answer 3. Okay, iska answer hoga 3. This was question number 12. Coming to question number 13, consider the organic compound X shown below. Okay, compound X is subjected to Geldahl's method for the determination of nitrogen, and the amount of ammonia liberated in grams. First, we have to note that the data is asked in grams from 2.21 grams of X is.
Well, you must be aware that if nitrogen is ever part of aromatic cloud like this or pyrrole, etc., this type, and then they do not give Jaldals. Then they do not give Jaldal's method of estimation. Okay, estimation. So we cannot have this nitrogen evolved as nitrogen or as ammonia in this method. So I am left with these two to be evolved as ammonia. What is the molecular formula of this compound coming? Let us see. It is coming C10H8N3OCl. This is the molecular formula. If I take this compound already given as X, if I take molecular weight of X, molecular weight of X is coming to be 221.5 grams, right? And entire one molecule of this X will give me 2 moles of ammonia, right? So from 221.5 gram of X, we will get 2 moles of ammonia, that is equal to 17 into 2 grams of ammonia. 34 grams of ammonia is generated. But the question is asking how much will be liberated from. Therefore, 2.21 grams of X will give 34 upon 221.5 into 2.21 grams of ammonia, and on solving this you will get 0.34 gram of ammonia is released. Okay, from 221 I am getting 34, so from 2.21 I'll get nearly 0.34 grams of ammonia. So answer for this question should be 0.34 grams, and that in fact is given, though with a range 0.32 to 0.36, but 0.34 is the exact answer we are getting. This seems to be perfect, no error. Let's move forward. दिस इज ऑल्सो अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. ये जो क्वेश्चन है वो पीरियोडिक प्रॉपर्टी से लिया गया है. हमें पता है कि सेकेंड पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट बढ़ते हैं, एंड वी हैव डिस्कस दैट कि नाइट्रोजन फैमिली की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ऑक्सीजन फैमिली से ज़्यादा, यूजुअली लेफ्ट से राइट बढ़ते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती है, बट नाइट्रोजन फैमिली में बिकॉज ऑफ electronic configuration, because of half filled orbitals, it has more stability and more value of ionization energy. अगर बहुत ध्यान से देखें तो पहले 3 एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी जो नाइट्रोजन फैमिली में है वो ऑक्सीजन फैमिली के 3 एलिमेंट से ज़्यादा है, बट लास्ट के 2 एलिमेंट में रिवर्स है. तो ये जनरल स्टेटमेंट है, ऐसा भी नहीं है कि सारे एलिमेंट्स इसको फॉलो करते हैं, बट सेकेंड पीरियड में वी नो दैट कि नाइट्रोजन की जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा होगी. सो इफ़ यू रीड द क्वेश्चन, एक्स वाई जेड आर एटम्स ऑफ 3 नॉन मेटालिक एलिमेंट्स belonging to second period of the modern periodic table, the relative variation of the covalent radius, the first ionization enthalpy, and the electron affinity of x, y, z are displayed right below. If the atomic number of x, y, and z are n minus 1, n, and n plus 1 respectively, then the value of n is. अगर इस क्वेश्चन को एनसीईआरटी के हिसाब से देखो, इफ़ यू गो थ्रू एनसीईआरटी, इन्होंने यहाँ भी कुछ एरर कर रखी है, बिकॉज
I think that the size of oxygen is greater than the size of nitrogen. ये भी यहाँ एक्सेप्शन है अगर आप एनसीईआरटी को देखो, बट ओके वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन. एंड आयोनाइजेशन एनर्जी में तो हमें पता है पक्का, इन्होंने वाइल गिविंग द डेटा दे हैव डन मिस्टेक अबाउट द एटॉमिक रेडियस, राइट, कोवलेंट रेडियस के बारे में. आप एनसीईआरटी चेक करो, वहाँ पे मिल जाएगा आपको कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक रेडियस है वो नाइट्रोजन से ज़्यादा है. यूजुअली व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द साइज इज गोइंग टू डिक्रीज, बट यहाँ भी एक्सेप्शन है अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो करो, राइट. But we have to solve the problem. We do not have to go inside that because ये prominent है कि ionization enthalpy of nitrogen is greater than that of oxygen. From there we got about x, y and z because we know that यहाँ पे जो x होगा वो नाइट्रोजन होगा और y की वैल्यू जो है वो ऑक्सीजन के लिए है और z की वैल्यू फ्लोरीन के लिए है. एंड फ्रॉम देयर वी हैव टू फाइंड आउट दैट व्हाट इज द एटॉमिक नंबर n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, द वैल्यू ऑफ n. सो द वैल्यू ऑफ n इज़ फॉर ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन और ये फ्लोरीन, तो वहाँ से हमें वैल्यू मिल गई. n की वैल्यू क्या होगी, 8 होगी. तो अगेन वाइल फ्रेमिंग दिस क्वेश्चन, इफ़ यू चेक योर एनसीईआरटी डेटा, राइट, साइज दे रखा है, वहाँ आप देखोगे तो ऑक्सीजन का साइज थोड़ा सा ज़्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन, राइट. एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर कुड बी अ प्रॉब्लम इन दिस, राइट. With the help of ionization enthalpy we'll able to solve the question, right. आगे बढ़ते हैं. Here is a paragraph followed by two non-negative integers. The following reaction schemes describe the conversion of P to R and S to U. P to R and S to U. Okay. Compound P has two primary carbon atoms. Now checking the degree of unsaturation of P, CnH2n plus 2 it is coming. So it is simply N-heptane and it has two primary carbon atoms. If I'll take it branched, I will have more number of primary carbon atoms. So that information that P has two primary carbon atoms suggests that P is N-heptane. It is N-heptane. And the molar mass difference between compound T and S is 169 grams per mole. That we'll see how to use. First, let us complete P to R conversion. Okay. So, this is our P. It is treated with Cr2O3 at 770 Kelvin and 20 atmospheric pressure. Toluene is formed. The reaction is called aromatization. Okay. Now chlorine H nu and 3 equivalents of chlorine are taken. Radical substitution reaction. CCl3 will be formed. Now they are saying treat it with water. If I'll treat it with water, I will have 3 OH. So COOH is formed. Reduce it with LiAlH4, and whenever you use LiAlH4 you have to follow it by H3O plus. So 4 and 5 steps. So Q is benzyl alcohol. Now this Q is oxidized by PCC. This is pyridinium chlorochromate. Pyridinium chlorochromate, this is PCC. So if I'll oxidize Q to R, I will have benzaldehyde as R. So we are having benzaldehyde formed as R. Now let us first answer question number 15. It says treating R with excess of ammonia gives compound X. Now the thing is that this is not nowhere given in NCERT and is usually not considered as part of our syllabus, but they have asked, so let me add here. R is benzaldehyde, right, which is PHCH double bond O. Normally we take simple reaction that it forms imine with ammonia. Okay. But here they are saying that not imine
but excess of ammonia to be taken, you can remember the reaction by somewhat like this net reaction. H2O is gone, H2O is gone, and H2O is gone from here. Okay, so 3 molecules of benzaldehyde reacting with 2 molecules of ammonia. Starting with 3 moles of R, the amount of X produced is, let us first get what is X. By doing this, what structure I am getting? PH, CH, double bond N, PH, CH, double bond N, both are connected to CH, PH. This is the structure of X. And it says that 3 moles of R to be considered. And I think we have considered 3 moles, 1, 2 and 3. So whatever is the molecular weight of X is our answer. Molecular weight of X will be our answer, and if we'll solve this, it is coming 298 grams. Okay, so the answer for this question is 298 grams. But I still insist, as per NCERT only, formaldehyde with excess of ammonia, urotropin, a urinary antiseptic medicinal importance compound is given. And so this type of question ideally should have been not there, but if it is there, then I have just solved it for you, that this is what is formed. It is called hydrobenzamide. This compound is called hydrobenzamide, and this is what the answer is. Okay? Let us move to the next part of the question, that S, which is benzene, is now treated. Okay, let us solve it on next page here. So now S is to be taken forward. S, they have taken benzene. Okay, S is benzene. Now they are saying bromine and FeBr3. I'll take bromobenzene. Now they are taking nitrating mixture, concentrated HNO3 and concentrated H2SO4. I don't know what to take. Should I take only paranitro, or should we take dinitro or trinitro? Okay, there are possibilities. I don't know what to take. So I take all 3 first. That these are my 3 possibilities to be T. But the question already suggested that the difference between molecular mass of T and S is 169. Right? So, but these I have to assign, and S is, okay. So first let us take what is the molecular weight of S. Molecular weight of S is simple benzene, 78 grams. Now I need a new molecular weight, which is basically plus 169. I am looking for a mass which is 247. Out of 169, if I assign bromine, so I have to further go for an increase of 89. And 1 nitro, 14 and 32, is giving us a rise of roughly 46. Not exactly, I'll say 45, because 1 hydrogen is displaced. So by this logic, you will end that the structure of U has to be dinitro. When you have a dinitro, then the molecular weight of this is coming 202. And difference of S and T will come 169. So this is our T, right? Now T is treated with hydrazine. T is treated with hydrazine. Okay, NH2, NH2, SNAR. Very good for SNAR. And what we are forming is a famous reagent called Brady's reagent,
DNP, 2,4-DNP dinitrophenylhydrazine is formed as U. We got what is U. Now, question is, R reacts with U. R was benzaldehyde. Okay. So, R was benzaldehyde. That is reacting with U. U is 2,4-DNP, NO2, NO2. R is reacting with U to form a colored crystalline compound. Let us form that colored crystalline compound. It is PH, CH double bond N, NH, 2,4-dinitrophenylhydrazone of benzaldehyde. This colored compound, Brady's reagent, form yellow, orange or red crystalline precipitates. Okay, so crystalline compound Z. The number of H atoms bonded to sp2 hybridized carbon atom in Z. So let us see sp2 hybridized carbon atoms. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Carbon, 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 no. 7, 8, 9. No, 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 no. So the value of X we are getting is 9. Right? And the degree of unsaturation of Z is Y. Now we have to find what is the degree of unsaturation of this. That will be the value of Y. Let us find. Benzene has 3 pi bond, 1 ring, so 4, 5. 1 nitrom is 6, second nitrom is 7th, and again 4 here in the ring, so 11. Answer they are looking for is X plus Y, that is 20. So answer for this question should be 20, right? आइए आगे का डिस्कस करते हैं. इस क्वेश्चन में पैराग्राफ में 2 क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन भी पास्ट आए हुए क्वेश्चन से ही लिए गए हैं, मतलब कॉन्सेप्ट इज सेम. तो लेट अस गो थ्रू दैट. ऐसा क्वेश्चन जो है पहले भी आ चुका है जेईई एडवांस में. 100 ml ऑफ 1 मोलर HCl was mixed with 100 ml of 1 molar NaOH in an insulated beaker at a constant pressure. A temperature increases to 5.7 degrees Celsius and was measured for the beaker and its content. तो कैलोरीमीटर एंड इट्स कांस्टेंट के लिए हीट टेम्परेचर का इंक्रीज दे रखा है. मतलब वी कैन कैलकुलेट हीट कैपेसिटी ऑफ द होल सिस्टम. कैलोरीमीटर एंड इट्स कंटेंट के लिए वी कैन फाइंड आउट द हीट कैपेसिटी. तो दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. और 1/10 मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज रिएक्टेड विद 1/10 मोल्स. एक्स फैक्टर दोनों का 1 है, मतलब 1/10 इक्विवेलेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं. वी नो दैट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का अगर एक इक्विवेलेंट रिएक्ट करता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो 57 यहाँ दे रखी है, 57 किलो जूल. राइट, दैट वैल्यू इज गिवन. वेयर इट इज, आई हैव टू चेक. यस, because the enthalpy of neutralization of strong acid and strong base is constant and that is 57 kilojoule per mole. If this experiment could be used to measure the calorimeter constant, तो इस experiment को use कर लेते हैं. अभी 1/10 मोल है या 1/10 equivalents हैं, तो 5.7 kilojoule heat energy liberate होगी. तो वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला Q इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा टी. जो एनर्जी रिलीज हुई है उसका मैग्नीट्यूड 5.7 है. 5.7 किलो जूल में है, तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो. हीट कैपेसिटी इनटू डेल्टा टी. फ्रॉम हियर वी गेट दैट द हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू 1000 जूल पर केल्विन. तो पहला एक्सपेरिमेंट हीट कैपेसिटी के लिए हो गया. अब दूसरा एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं. इन अ सेकेंड एक्सपेरिमेंट 100 ml ऑफ 2 मोलर एसिटिक एसिड was mixed with 100 ml of 1 molar NaOH. तो यहाँ पे NaOH लिमिटिंग रिएजेंट है, तो 1/10 मोल्स ही एसिटिक एसिड एसिटिक एसिड के जो हैं वो रिएक्ट करेंगे. तो हियर व्हेन वी आर राइटिंग वी शुड राइट दैट द एनर्जी रिलीज करस्पॉन्डिंग टू 1/10 मोल, क्योंकि एसिटिक एसिड एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है. तो क्या होगा कि 1/10 मोल जब रिएक्ट कर रहे हैं तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसकी वजह से 5.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज हो रहा है. वी कैन फाइंड आउट दैट व्हाट इज द एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल इज गोइंग टू रिएक्ट. 1 मोल में कितना होगा? 56 होगा. तो वी कैन राइट दैट हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बिटवीन वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस
is equal to heat of neutralization between strong acid and strong base plus delta H ionization of weak acid. तो इसको सॉल्व करेंगे तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया. Enthalpy of dissociation in kilojoule per mole of acetic acid in experiment 2. So that is a very simple question. We can say that is equal to 1 kilojoule per mole. दूसरा जो पार्ट है इसका, the second part is if the pH of the solution after experiment 2 is n into 10 to the power minus 1, then find the value of n. तो हमें ये पता है कि जब ये टाइट्रेशन हो रही है, अगर हम मोल्स लिखें तो इसके पहले एसिड के मोल्स हैं 0.2, बेस के मोल्स हैं 0.1, बेस इज लिमिटिंग, तो इट इज गोइंग टू फॉर्म एन एसिडिक बफर. एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट के नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं, तो वी कैन राइट दैट pH इज इक्वल टू pKa प्लस log कंसंट्रेशन ऑफ anion अपॉन एसिड. तो दैट log 1 इज इक्वल टू 0, सो pH इज इक्वल टू pKa की वैल्यू दे रखी है, log 2 की वैल्यू नहीं दे रखी है. ओके, वी कैन टेक log 2 इज इक्वल टू 0.3 एंड देन वी विल सॉल्व. सो विल गेट दैट pH इज इक्वल टू 4.7. हमें pH को किस फॉर्म में लिखना है, 47 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1. फ्रॉम देयर वी गेट दैट द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 47. तो ये भी काफ़ी आसान था. तो रिलेटिवली अगर हम शुरू में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन पूछे, उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है. फिर हमने ये देखा कि 3-4 क्वेश्चन इस पेपर में मिल गए जो पास्ट जेईई एडवांस से रिलेटेड हैं. ठीक है, ऑल दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन ऑलरेडी आस्क्ड इन जेईई एडवांस, राइट. और हमने पेपर जब किया तो हमें ये पता चला कि काफ़ी क्वेश्चंस में जो लाइंस हैं वो इनऑर्गेनिक में खासकर वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से आ रही है, सॉलिड स्टेट में भी एनसीईआरटी से आ रही है. सो यू शुड टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स. इन सब चीज़ों की एनालिसिस करिए. और पेपर में जैसे आप देखा जाए तो कन्फ्यूज़न बहुत कम है. अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो यू विल एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम. इस पेपर में भी की करेक्शन की रिक्वायरमेंट है. तो ज़रूरी होता है अगर आप कोई चीज़ अच्छी इन्वेंट करते हो तो कुछ जो है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रह जाती है. थ्रू डिस्कशन ओनली विल एबल टू फाइंड आउट दैट व्हाट इज़ द प्रॉब्लम. तो थैंक यू वेरी मच. आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए. एंड best of luck for your JEE advanced exam.